Hello guys, welcome to my channel. In earlier video, I have started with the new area of the indirect taxation, which is Customs Act 1962, which is also covered in your CMA Inter syllabus. And in continuing with that, I am starting with the further concepts, that is further basic concepts under Customs Act. Now, in this, what is imported goods? As per section 2 clause 25 of the Customs Act, the term imported goods means any goods brought into India from a place outside India, but doesn't include goods which have been cleared for home consumption. अब जिस पे आप ड्यूटी पे कर चुके हो, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर चुके हैं, वो आपके imported goods की definition में कंसीडर नहीं होंगे. And now second is, what is the definition of India? So as per Custom Act and as per section 2 clause 27 of the Customs Act, India includes the territorial waters India. अब इसमें आपके सिर्फ लैंड मास नहीं आएंगे बट ऑल्सो द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. अभी टेरिटोरियल वाटर्स होता क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन. 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर और 1852 मीटर. Now next is your transit of goods, which is under section 53 of Customs Act 1962, and these goods should be mentioned as transit goods in IGM, that is Import General Manifest, and they are allowed by the customs to be transited through Indian port without payment of duty. ठीक है, ये अलाउड होते हैं बाय कस्टम्स टू बी ट्रांजिटेड थ्रू इंडियन पोर्ट विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी. ना एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. दिस इज शिप एट USA. उस टाइम पे आपके देख रहे होंगे कि ये अराइव्ड हुआ मुंबई पोर्ट पे. जब ये अराइव्ड हुआ तो अराइव्ड होने से पहले इसमें 4 गुड्स थे, A B C and D. गुड्स A and B अनलोड हुए मुंबई पोर्ट पे एंड देन अराइव्ड हुए ऑस्ट्रेलियन पोर्ट, और ऑस्ट्रेलियन पोर्ट पे कौन से C&D अनलोड हुए. तब पूरे होल द ट्रैवल जो एक ही शिप में रहे वो थे C&D गुड्स. तो अब जी पूरे एक ही शिप में रहे पूरे होल अराइवल तक, जब तक ऑस्ट्रेलियन पोर्ट तक पहुँचे वो आते आपके C&D एंड देयरफॉर C&D आर द ट्रांजिट गुड्स. तो इसमें आपको इसमें ट्रांजिटेड के वक्त इंडियन पोर्ट से आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी क्योंकि एट द एंड वो ऑस्ट्रेलियन पोर्ट पे ही अनलोड हुए हैं. तो C&D आर द ट्रांजिट गुड्स. Now, with effect from 14 May 2016, subject to the provisions of Section 11, where any goods imported in conveyance and mentioned in the import manifesto or import report, as the case may be, as for transit in the same conveyance to any place outside India or to any custom station, the proper officer may allow the goods and conveyance to transit without payment of duty, subject to such conditions as may be prescribed. ये वही चीज़ आपको बोल रहा है जो अभी मैंने आपको पहले समझाई है. कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट करते हैं इन अ कन्वेंस में, मतलब कन्वेंस आपका शिप में, एंड मेंशन जो भी आपके इंपोर्ट मैनिफेस्ट में आपके रिपोर्ट में मेंशन होंगे एज द केस में भी, एज फॉर ट्रांजिट इन द सेम कन्वेंस में आ रहे होंगे टू एनी प्लेस आइदर टू आउटसाइड इंडिया और टू एनी कस्टम स्टेशन, द प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड द कन्वेंस, वो अलाउ कर सकते हैं गुड्स को कन्वेंस को टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी और उसमें सब सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये वही चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी थी ट्रांजिट से रिलेटेड, ये वही है. द नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, सेक्शन 54 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962. नाउ ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. अ वेसल भीष्मा सेलिंग फ्रॉम USA टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू इंडिया carries various types of products, namely A, B, C and D, and A, B are destined to Mumbai port. AB destined to Mumbai port. On account of submission of bill of transshipment, product A transshipped to Chennai port as the ultimate destination is in India, and the product transshipped to Sri Lanka. So find the imported goods, transshipment of goods and transit goods. Okay, तो अब इसमें आप देखिए ये हम इसे कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अब इसमें देखिए कि प्रोडक्ट ए क्या होगा, इट इज़ इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट ए जो है एट द एंड इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंडिया में था, इसलिए इम्पोर्टेड गुड्स होंगे. ठीक है, प्रोडक्ट ए एंड बी इज़ अ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स सिंस दीज गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू अनदर वेसल. ठीक है, वो अनदर वेसल में ट्रांसशिप्ड हो गए, और प्रोडक्ट ए जो है वो ट्रांसशिप्ड हुआ चेन्नई में, जैसे अल्टीमेट इन इंडिया सो टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी. ठीक है, और वेयर एज प्रोडक्ट बी इज डिस्टाइंड टू श्रीलंका. ठीक है, तो उसमें विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी.
तो अभी थोड़े से चार्ट की तरह समझते थे। अभी लास्ट एग्जाम्पल की तरह मैंने कंसीडर किया है, जैसे शिप एट यूएसए पोर्ट था, ABCD था, मुंबई पोर्ट पर अराइव्ड हुआ, A एंड B यहाँ अनलोड हुए। अब ऑस्ट्रेलियन पोर्ट पे हम देखा था खुद C और D अनलोड हुए थे, तो ये ट्रांजिट गुड्स थे, ड्यूरिंग द अराइवल उनका शिप सेम था ऑस्ट्रेलियन पोर्ट तक पहुँचते हुए। अब लेकिन जब हम मुंबई पोर्ट पे पहुँचे थे, हमने A और B अनलोड किया था, और इसमें अब बोला है कि A ट्रांसशिप्ट हो गया थ्रू चेन्नई पोर्ट थ्रू डिफरेंट शिप, एंड B ट्रांसशिप्ट हो गया श्रीलंका पोर्ट थ्रू डिफरेंट शिप। तो ये A एंड B जो आपके हो गए ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स ये हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांसशिप्ट हो गए, इसे हम ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे, ठीक है। और ये C एंड D आपके ट्रांजिट गुड्स हो गए, ठीक है। वो सेम ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टोर्स। अब आपको स्टोर्स याद होगा, हमने कहाँ पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने गुड्स की डेफिनेशन में, ठीक है। अब मैंने उसमें बोला था कि स्टोर्स होता क्या है। अब यहाँ हम थोड़ा सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 38 ऑफ कस्टम्स एक्ट, स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर अस इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट and includes fuel or spare parts and other articles of equipment whether or not for immediate fitting। अब इसमें मैंने बोला था कि कोई भी शिप आ रही है, कोई भी गुड्स आ रहे हैं, वो मतलब जो गुड्स में जब कोई भी गुड्स आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस सेलिंग के लिए आ रहे हो। ऑफ कोर्स स्टोर्स का मतलब मैंने आपको बोला था कि इसे फ्यूल वगैरह चाहिए होगा, और भी चीज़ें मतलब ड्यूरिंग द ट्रैवल चाहिए होंगी। ऑफ कोर्स बीच में सब कुछ फ्यूल वगैरह तो नहीं मिलेगा, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ ख़राब हो गई, आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टोर्स के अंदर कवर होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट इज द पर्सन इन चार्ज। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 हु इज़ पर्सन इन चार्ज। सो एज पर वेसल इट विल बी ए मास्टर, ट्रेन है तो कंडक्टर और गार्ड, एयरक्राफ्ट है तो कमांडर और पायलट इन चार्ज, व्हीकल है तो ड्राइवर, और कोई और अदर कन्वेंस है तो पर्सन इन चार्ज। नाउ व्हाट इज़ हाई सीज। हाई सीज क्या होता है, एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सीज। और इस द एरिया में, हाई सीज के एरिया में ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स इन दिस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इट एक्सटेंड्स टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ये नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द बेस लाइन। देखिए दो में डिफरेंस है, हाई सीज एरिया जो है वो है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, और इकोनॉमिक जोन जो है वो बेस लाइन से टिल द 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। और नॉटिकल माइल्स हमने पढ़ लिया था कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, वो सेम रहेगा यहाँ पे। ना थोड़ा हम चार्ट से पढ़ लेते हैं। हमने जैसे टेरिटोरियल सी पढ़ा, टेरिटोरियल वाटर्स पढ़ा था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर किया था हमने, ठीक है। हाई सी एरिया कवर किया था। तो इसमें आप देखिए बेस लाइन है सपोज कीजिए, ठीक है। मैंने बोला था 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन विल बी योर टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट बोला आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब बेस लाइन से आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स विल बी योर हाई सीज, ठीक है ना। अब इसमें आपका नेक्स्ट में एक डेफिनेशन है इंडियन कस्टम वाटर्स की। ये आपके CMA इंटर के सिलेबस में कवर तो नहीं है, आपके CMA फाइनल में है, बट थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं ऐसे यहाँ कवर कर रही हूँ। अब इंडियन कस्टम वाटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट मीन्स द वाटर्स एक्सटेंडेड इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। अब ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड करता है इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। एंड इफ अ पर्सन, किसी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस punishable under custom law within the Indian custom waters, he may be arrested. Also the goods may be confiscated, जब्त कर लिए जाएंगे आपके goods, and vessel be stopped in the Indian custom waters if the same is found to be used in the smuggling. Further, prohibited goods can also be confiscated
इफ़ ब्रॉट विद इन द कस्टम वॉट अगर कोई प्रोहिबिटेड गुड्स भी आए तो भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. व्हाट इज़ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया? इट मीन्स द होल ऑफ इंडिया, बट इसमें इंक्लूड क्या नहीं होंगे, SEZ नहीं होंगे आपके और EOU नहीं होंगे, 100% EOU. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्कमस्टांसेस ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज़. अब सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट मेक इट क्लियर दैट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू और आउट ऑफ इंडिया is a taxable event for payment of duty of customs, and lot of problems were faced in determining the point at which exportation or importation takes place. So अब इसमें रूट कोज क्या था कि प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया की डेफिनेशन है, उसने बोला टेरिटोरियल वाटर्स है. अब हम उसे टैक्सेबल इवेंट हम कब मानेंगे? क्या वो जब टेरिटोरियल वाटर्स एंटर करा, क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन में हम कस्टम के हिसाब से पढ़ा था कि जब टेरिटोरियल वाटर्स भी इंक्लूड होंगे लैंड मास को इंक्लूड करे, क्या वो टेरिटोरियल वाटर्स में आएगा तब हम उस पर, या जाएगा तब हम उस पर कोई टैक्सेबल इवेंट मानेंगे या कब मानेंगे? तो बट एक केस लॉ था, उसमें एक जजमेंट हुआ कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कमेंस तो होगा व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स, और कंटिन्यू रहेगा. और कब तक कंटिन्यू रहेगा और कंप्लीट कब होगा? एंड इज कम्प्लीटेड व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री. एंड टैक्सेबल इवेंट बीइंग रीच्ड. अब टैक्सेबल इवेंट कब आएगा? एट द टाइम व्हेन गुड्स रीच कस्टम बैरियर्स पे जब गुड्स आ जाएंगे एंड आप बिल ऑफ एंट्री और फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर देंगे, दैट विल बी योर टैक्सेबल इवेंट. ठीक है. अब वेयर हाउस गुड्स है, मैंने बोला था आपको एक होम कंजम्पशन होती है, एक वेयर हाउसिंग होती है, जिसमें होम कंजम्पशन पे आप ड्यूटी पे करके उस टाइम पे क्लियर करवा लेते हो, एंड वेयर हाउस होता है कि आप वेयर हाउसेज में रख देते हो, उसके बाद होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो. ठीक है. अब इसके लिए अब वेयर हाउस के गुड्स के लिए टैक्सेबल इवेंट कब होगा? ठीक है. अब इसमें होगा कि आपका एज पर सेक्शन 15(1) क्लॉज B ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 व्हेन द गुड्स हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू वेयर हाउस. कभी वेयर हाउस पे अगर आप गुड्स कोई डिपॉजिट करते हैं एंड दे आर रिमूव देयर फ्रॉम फॉर होम कंजम्पशन. अब आपने गुड्स वहाँ डिपॉजिट करे और आप बाद में उसके रिमूव करवा रहे हैं फॉर होम कंजम्पशन. सो रेलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी, उसमें रेट कौन सा लगेगा ड्यूटी का? वो डेट लगेगा. द रेलिवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी वो डेट होगी इज द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सबॉर्न बिल ऑफ एंट्री विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. अब जब भी आप कोई गुड्स वेयर हाउस में रखकर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो, उसके लिए एक्सबॉर्न बिल ऑफ एंट्री लगता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब बिल ऑफ एंट्री. ओके. सो इन दिस वीडियो हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी जो आपके CMA इंटर की मॉड्यूल में भी कवर हैं, तो आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं. बट लेकिन एक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उससे अब थोड़ा रिलेट करवाऊंगी आपको एग्जांपल से. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.